नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग ऑफ डिक्शनरी इज क्वाइट सिमिलर टू द नॉन जेनरिक हैश टेबल। भाई देखो आपको याद होगा नॉन जेनरिक कलेक्शन जब हम कवर कर रहे थे वहां पे हमने हैश टेबल की बात की थी। तो हैश टेबल और डिक्शनरी में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के अंदर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था हैश टेबल नॉन जेनरिक है और डिक्शनरी क्या है, जेनरिक कलेक्शन है। और नॉन जेनरिक और जेनरिक कलेक्शन में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो उसको देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द एडवांटेज ऑफ डिक्शनरी इज इट इज जेनरिक टाइप। मतलब एडवांटेज क्या है डिक्शनरी का कि ये जेनरिक क्लास है, मतलब इसको आप किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर डिक्शनरी इज डिफाइंड अंडर सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस। ये पॉइंट मैंने अभी क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि डिक्शनरी कौन से नेम स्पेस में, इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इट इज डायनेमिक इन नेचर मीन्स द साइज ऑफ द डिक्शनरी ग्रोज अकॉर्डिंग टू द नीड। इसका मतलब देखो जब मैंने यहाँ पे आके ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो देखो मैंने कहीं भी कोई भी साइज स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि ये एरे नहीं है, ये जेनरिक कलेक्शन है। इसका मतलब आप इसके अंदर आइटम्स डालते जाओ, ये ऑटोमेटिकली आपके इस ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, द डिक्शनरी कलेक्शन इज इन सी शार्प इज एज सेम एज इंग्लिश डिक्शनरी। इसका मतलब ये जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास उसी तरह है जिस तरह हम इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश की डिक्शनरी रीड आउट की होगी और उसी को मैंने यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल में भी आपको समझाया था, ठीक है, कि उसकी की क्या होती है, उसका वर्ड जिसकी आप डेफिनेशन फाइंड करना चाह रहे हो, और फिर उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हो गई या मीनिंग हो गई, ठीक है। तो सेम उसी तरह अगर इंग्लिश डिक्शनरी मुझे बनानी है तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है, इंग्लिश डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर डेफिनेशन। मतलब आपने अगर इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ी हो जिस तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जो उनकी कीज होती हैं और उनकी डेफिनेशन जो कि उनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑफन लिस्टेड अल्फाबेटिकली इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब आपके पास वो जितनी भी कीज होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर डेफिनेशन स्टोर होती हैं, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में स्टोर होती हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होती हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर देखो तीसरा पॉइंट, इन द सेम वे द डिक्शनरी इन सी शार्प इज अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। मतलब जिस तरह आपकी इंग्लिश डिक्शनरी की बुक होती है, सेम उसी तरह आपके पास ये डिक्शनरी की कलेक्शन है किसके अंदर, सी शार्प के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी की वैल्यू की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे की क्या होता है, हमारा वर्ड जिसकी हम डेफिनेशन पता करवाना चाह रहे हैं, और वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो एक इसका ये कॉन्सेप्ट है। फिर देखो फिर मैंने आपको ये पॉइंट समझाया कि हमारे पास जो डिक्शनरी की जेनरिक क्लास है कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। मतलब जितनी भी जेनरिक क्लासेस हैं, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, स्टैक हो, क्यूज हो, वो सारी इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अगर मैं नॉन जेनरिक कलेक्शन की बात करूं तो नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर ये जेनरिक्स का कीवर्ड नहीं होता उसके नेम स्पेस में, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द ये जो की है, की डिनोट्स टाइप ऑफ द की। टी की का मतलब कि आपकी की किस टाइप की होगी, ठीक है। मतलब जब मैंने डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे जब मैं डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बना रहा था तो टी की में मैंने स्ट्रिंग पास किया था, वैल्यू में भी स्ट्रिंग पास किया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो की होगी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी और ये जो टी वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी। तो ये कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है, जो कि की टाइप क्या है ये बताते हैं और वैल्यू की क्या टाइप है ये बताते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। मतलब डिक्शनरी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास है, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास काउंट, ठीक है। काउंट क्या करके देता है, आपके इस डिक्शनरी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हैं उनका काउंट आपको रिटर्न करके देता है। किस तरह से, देखो देखो मुझे पता है मेरी डिक्शनरी के अंदर इस वक्त कितने एलिमेंट्स स्टोर है, 5 एलिमेंट्स स्टोर है, ठीक है। लेकिन कल को 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो अगर इनका काउंट रिटर्न करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ CW टैप टैप और यहाँ पे मेरी डिक्शनरी का नाम है माई डिक्ट और मैं इसके साथ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ काउंट की, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ, ठीक है, तो देखो क्या दिखा रहा है आपको, 5 दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि 5
एलिमेंट्स हैं की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास काउंट है ना, ठीक है, काउंट यहाँ पे इसका एक ओवरलोडेड वर्जन भी है, ठीक है, मतलब एक मेथड भी है, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम क्या पास करते हैं, इस मेथड के अंदर हम एक प्रेडिकेट पास करते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट का मतलब कि इसके अंदर हम कोई लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कंडीशन पास करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास बनाता हूँ अपने इस नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक क्लास इसके अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है। सबसे नीचे जाते हैं, क्लास यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इस क्लास को मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है, मतलब एक अपनी डेटा टाइप बना रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स टाइप बना रहा हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली होगी एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एम्प्लॉय का नाम स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, ठीक है, कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, उसकी सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको डेटा टाइप दे देता हूँ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज मैंने बना ली इस डेटा टाइप के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं इसी एम्प्लॉय क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, इसको कहता हूँ emp1, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर स्पेसिफाई कर देता हूँ कि भाई उसका जो नेम है emp1 का, उसका नेम है फॉर एग्जांपल अली, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा मैंने दिया था यहाँ पे डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन है उसका मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है उसकी सैलरी, ठीक है। सैलरी में यहाँ पे क्या देता हूँ, सैलरी फॉर एग्जांपल है 15,000, ठीक है, सही। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने emp1 का। सेम इसी तरह मैं 2 और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ emp2 है, ठीक है, emp2 पे हमारे पास यहाँ पे है असद, ठीक है। और असद का डेजिग्नेशन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे असिस्टेंट, ठीक है। और इसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 12,000, ठीक है। और फिर यहाँ पे है emp3, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है जैन, ठीक है। और इसका डेजिग्नेशन है कि ये ऑपरेटर है, ठीक है। और इसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 8,000, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 बना लिए, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी कलेक्शन बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर ये इन 3 ऑब्जेक्ट्स को मैं स्टोर करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज बनाई थी ना इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी और बना लेता हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी होगी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी की प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पे इसके अंदर बना लेता हूँ। और जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो 3 एम्प्लॉय के मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, इनको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, ठीक है। तो emp1 को मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 111, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और एम्प्लॉय 2 में आके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ 222, ठीक है। और सेम इसी तरह हमारे पास ये जो जैन था, इसको मैं आईडी दे देता हूँ 333, ठीक है। तो अब देखो अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे जो डिक्शनरी बनानी है, इसके अंदर मैं इन 3 एम्प्लॉयज को स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। और अब मैं यहाँ पे आके एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जो डिक्शनरी है इसकी की किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू किस टाइप की होगी, इस एम्प्लॉय टाइप की होगी, ठीक है। ये जो मैंने एम्प्लॉय क्लास अभी बनाई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई एम्प्लॉयज, ठीक है। इस डिक्शनरी का नाम क्या कह रहा हूँ, माई एम्प्लॉयज, ठीक है। और अब इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, सही है। ऑब्जेक्ट आ गया और इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके कह रहा हूँ कि जो मैंने माई एम्प्लॉयज की डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर आप ऐड करो, ठीक है। अब आपने ऐड क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो ऐड का मेथड पहले क्या मांग रहा है, इंटीजर टाइप की मांग रहा है, ठीक है। और फिर सेकंड आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये जो हमारा एम्प्लॉय है कौन सा, emp1, इसकी जो आईडी है, ठीक है, इसकी आईडी कहाँ पे स्टोर हो जाए, उसकी की के अंदर स्टोर हो जाए, क्योंकि उसकी आईडी क्या है, इंटीजर है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, इसकी वैल्यू में क्या स्टोर हो जाए, इसकी वैल्यू में स्टोर हो जाए emp1, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है ना एम्प्लॉयज के, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो सेकंड में इंसर्ट कर रहा हूँ
उसके अंदर जो उसकी की होगी वो क्या होगी, एम्प्लॉय 2 की आईडी होगी, और एम्प्लॉय 2 का जो हमारे पास यहाँ पे आईडी है उसके ऊपर मैं एम्प्लॉय 2 EMP2 का डेटा स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर सेम इसी तरह जो थर्ड है उसके अंदर EMP3 डॉट आईडी, और उसके बाद EMP3 का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे ये जो काउंट का मैं आपको बता रहा था कि जो काउंट का ओवरलोडेड आपके पास एक और दूसरा मेथड है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ CW टैप, और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि जो हमारे पास माई एम्प्लॉइज है, ठीक है, डॉट काउंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो काउंट है इसका जो एक्सटेंशन मेथड है, ओवरलोडेड मेथड है, इसके अंदर मैं अब एक प्रेडिकेट पास करूंगा, और मैंने बताया था प्रेडिकेट क्या होता है, आपके पास लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई EMP, ठीक है, और लैम्डा ऑपरेटर पास करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ EMP डॉट वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, और फिर उसकी सैलरी, ठीक है। अगर उनकी सैलरी ग्रेटर देन है फॉर एग्जांपल 10,000 की, ठीक है, मतलब देखो अब मैं कंडीशन क्या कह रहा हूं, गौर से समझना। मैं कह रहा हूं हमारे पास ये जो डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर आपने काउंट करना है। काउंट क्या करना है, आपने वो एम्प्लॉइज काउंट करने हैं जिनकी सैलरी 10,000 से बड़ी है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, और वो 3 ऑब्जेक्ट्स इस मैंने डिक्शनरी के अंदर पास किया ना, तो देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो, EMP1 जो क्या है अली, उसकी सैलरी कितनी है 15,000, फिर EMP2 असद, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है 12,000, और फिर यहाँ पे EMP3 उसकी सैलरी कितनी है 8,000। इसका मतलब जब ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, ठीक है, मतलब ये जो हमने प्रेडिकेट पास किया है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कंडीशन पास की है, जब ये आपके पास ट्रू होगी तो ये सिर्फ आपको कौन सी रोज रिटर्न करेगी, एक तो आपके पास ये असद वाली रो रिटर्न करेगी क्योंकि इसकी सैलरी भी 10,000 से बड़ी है, और अली वाली रो इसकी सैलरी भी 10,000 से बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये जो काउंट है ये क्या इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, 2 इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 आपके पास एम्प्लॉइज मौजूद हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू आपको रिटर्न हो रही है, 2 रिटर्न हो रही है, ठीक है, सही है। मतलब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सैलरी के थ्रू ही काम करो, आप कोई और भी कंडीशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे ये जो मैंने नेम स्पेसिफाई किया था वैल्यू डॉट नेम, ठीक है, नेम था ना इसके अंदर एम्प्लॉइज के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई एम्प्लॉय दिखाओ जिसका नाम स्टार्ट होता है किससे, जिसका नाम स्टार्ट होता है ए से, ठीक है। तो अगर अब आप नोटिस करो कि हमारे पास यहाँ पे 3 एम्प्लॉइज है ना, ठीक है, 3 एम्प्लॉइज है अली और असद, ठीक है, और दोनों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब अगर अब मैं यहाँ पे आके इस कंडीशन को रन करूं तो अभी भी वो हमें रिजल्ट क्या दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा 2 दिखाएगा, 2 दिखा रहा है। अच्छा अगर अब मैं यहाँ पे Z पास कर दूं तो Z से कितने एम्प्लॉइज है, Z से 1 एम्प्लॉय है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आके रन करूं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपके पास 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा अगर मैं कोई ऐसा कैरेक्टर डाल दूं जो यहाँ पे है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं B डाल देता हूँ, तो B से तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो अब ये काउंट हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप ये काउंट का जो सेकंड ओवरलोडेड फंक्शन है जिसके अंदर आप प्रेडिकेट पास करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कीज, और ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने आपको फॉर ईच लूप में करके दिखाई थी, ठीक है। देखो जब हमने अपनी सिर्फ कीज को एक्सेस कर रहे थे तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज किया था, और इसके अंदर मैं ये कीज वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको मैं यूज कर रहा था। फिर सेम इसी तरह इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी वैल्यूज, मतलब कीज को रिटर्न करता है, कीज की कलेक्शन को रिटर्न करता है, और वैल्यूज की प्रॉपर्टी वैल्यूज रिटर्न करता है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। और वैल्यूज भी मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया था इस फॉर ईच लूप के अंदर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज मैंने एक्सेस करके दिखाया था, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा अब बात करते हैं कुछ मेथड्स की, ठीक है, पीछे हमने बात की प्रॉपर्टीज के, अब बात करते हैं डिक्शनरी के मेथड्स की। तो देखो पहला मेथड क्या था, ऐड, ठीक है, मैंने अभी ऐड का मेथड आपको यूज करके दिखाया। ऐड का मेथड क्या कर रहा था, कोई भी आपको एलिमेंट ऐड करना है अपनी डिक्शनरी में, ठीक है,
किस फॉर्म में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, तो वो आप ऐड के मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका मेथड है रिमूव। रिमूव क्या करता है, रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की। ठीक है, मतलब आपके पास रिमूव का मेथड क्या करेगा, इसको आप की प्रोवाइड करोगे और उस की पे जो भी वैल्यू है वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, मतलब पूरे उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बताऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने एम्प्लॉइज के लिए जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पोर्शन मैं पूरा कमेंट आउट कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, और फिर ये जो मैंने डिक्शनरी बनाई थी, कौन सी डिक्शनरी, ये जो मैंने जिसके अंदर की वैल्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग रखा था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और मैं यहाँ पे आके इसको फॉर ईच लूप के ऊपर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं। सही, तो यहाँ पे कंट्रोल के कंट्रोल यू करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जब मैंने 5 एलिमेंट्स अपने इस डिक्शनरी में स्टोर किए थे और इनको एक्सेस कैसे कर रहा था। ठीक है, इन दोनों की मतलब कीज भी और वैल्यू भी मैं एक्सेस कर रहा था इस फॉर ईच लूप की मदद से। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो ये फॉर ईच लूप हमें पांचों एलिमेंट्स की कीज भी दिखाएगा और उनकी वैल्यूज भी दिखाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, देखो कीज आ रही हैं और उनकी वैल्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें एक की है, ये लास्ट वाली, कौन सी, क्वारंटीन वाली, मैं कह रहा हूँ इसको आप रिमूव कर दो। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करूंगा, रिमूव का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माई डिक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका मेथड यूज करते हैं रिमूव, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, की। ठीक है, और की मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाली। ठीक है, इस की को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, मतलब इस पे जो भी की होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और अब देखो, अब की को रिमूव करवाने के बाद, मतलब एलिमेंट को रिमूव करवाने के बाद मैं ये फॉर ईच लूप दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, और इन दोनों फॉर ईच लूप में डिफरेंशिएट के लिए मैं इसके अंदर ये डैशेस पास कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर आप यहाँ पे आके रन करो तो देखना, फर्स्ट फॉर ईच लूप में 5 एलिमेंट शो होंगे, लेकिन सेकंड फॉर ईच लूप में आपको 4 एलिमेंट शो होंगे, और क्वारंटीन वाला ये जो आपके पास एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, इस सेकंड फॉर ईच लूप से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले फॉर ईच लूप में 5 आ रहे हैं, क्वारंटीन भी आ रहा है, लेकिन डैश के बाद जो सेकंड फॉर ईच लूप है तो उसके अंदर आप देखो, उसके अंदर आपको क्वारंटीन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो आपके पास रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो हमारे पास अगला इसके पास मेथड है कंटेन्स की। अब देखो कंटेन्स की क्या चेक करता है कि भाई आप इसके अंदर कोई ना कोई की डिफाइन करते हो और वो ये चेक करता है कि भाई वो की हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, जो फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पे बनाया था, पहले CW टैप टैप करते हैं और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ जो हमारे पास माई डिक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैं यूज करता हूँ कंटेन्स की। ठीक है, और कंटेन्स की के अंदर मैं पास करता हूँ कि भाई ये क्वारंटीन, ठीक है, ये क्वारंटीन वाली की है। ठीक है, मैं इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, ये क्वारंटीन वाली की। इसका मतलब अब देखो कंटेन्स की एक बुलियन मेथड है, मतलब ये बुलियन वैल्यू आपको रिटर्न करता है। इसका मतलब अगर क्वारंटीन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, अगर ये क्वारंटीन हमारे पास मौजूद है तो कंटेन्स की क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये क्वारंटीन की हमारे पास मौजूद नहीं है तो कंटेन्स की हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो अभी ये की मौजूद है ना, तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, क्योंकि ये वाली की मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं आदिल, ठीक है, तो देखो आदिल के नाम से कोई की मौजूद नहीं है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा, फिर देखो मैंने बताया था ये कंटेन्स की आपके पास क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका मतलब इसको मैं इफ कंडीशन के अंदर भी यूज कर सकता हूं। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं इस पोर्शन को कॉपी करता हूं, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी, इसको कमेंट करते हैं, और यहाँ पे आके अब मैं इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि चेक करो हमारे इस माई डिक्ट के अंदर ये वाली की मौजूद है, अगर ये वाली की मौजूद है तो इफ का पार्ट चलेगा, अदरवाइज कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट चले तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप एक मैसेज दिखाओ की फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर एल्स का पार्ट चलता है तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाए, यहाँ पे मैसेज आ जाए की नॉट फाउंड।
ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा, अभी कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला। क्यों? क्योंकि ये आदिल नाम की कोई भी की मौजूद नहीं है हमारे इस डिक्शनरी के अंदर। तो अभी अगर रन करूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, की नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके सही की दे दूं, मैं यहाँ पे क्वारंटीन पास कर देता हूं, तो क्वारंटीन वाली की है, तो इसका मतलब अब मैसेज क्या आएगा, की फाउंड। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, की फाउंड। तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा फिर सेम इसी तरह हमारे पास कंटेन्स की के अलावा एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं कंटेन्स वैल्यू। ठीक है, अब देखो कंटेन्स की को चेक करता है और कंटेन्स वैल्यू वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब मैं यहाँ पे आके कहता हूं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं CW टैप टैप करता हूं और इसके अंदर मैं कहता हूं माई डिक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब कहता हूं माई डिक्ट डॉट कंटेन्स वैल्यू, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक वैल्यू है प्लेस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, और वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये वैल्यू अभी मौजूद है ना, तो इसका मतलब हमें कंटेन्स वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल दूँ जो मौजूद ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर टाइप कर देता हूँ, तो देखो ये वैल्यू मौजूद नहीं है। तो अब अगर रन करूं तो देखो क्या रिटर्न कर रहा है, आपके पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है बेटा, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास अगला इसका मेथड है क्लियर। क्लियर क्या करता है, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। मतलब आपके डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिमूव करके देगा कौन, आपका ये क्लियर का मेथड। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ये वाली लाइन इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और ये जो हमने फॉर ईच लूप बनाया था, ठीक है, जो मैंने फॉर ईच लूप बनाया था, ठीक है, 2 फॉर ईच लूप बनाए थे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम ऊपर ले आते हैं अपनी डिक्शनरी के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल यू। ठीक है, और अब देखो अभी यहाँ पे देखो जब फॉर ईच लूप पहला वाला चल रहा था तो ये 5 के 5 आइटम डिस्प्ले करवा रहा था। अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ जब पहला फॉर ईच लूप चलेगा उसके बाद इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं डिक्शनरी के अंदर वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम फॉर ईच लूप चलाऊंगा तो हमें यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो देखो पहले फॉर ईच लूप में तो सारे डेटा आ रहा है, लेकिन सेकंड फॉर ईच लूप चलाने से पहले मैंने सारा डेटा क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी डेटा आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपके पास होता है क्लियर का मेथड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डिक्शनरी के साथ, जिसको हम कहते हैं ट्राई गेट वैल्यू। ठीक है, अब देखो ट्राई गेट वैल्यू क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू एंड असाइन द वैल्यू विद स्पेसिफाइड की, इफ की डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न फॉल्स। इसका क्या मतलब है, देखो पहले मैं इसका प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला जो कोड है मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, फॉर ईच लूप को कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डिक्ट। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ, और यहाँ पे एक मेथड हम यूज करने वाले हैं ट्राई गेट वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये ट्राई गेट वैल्यू 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेगा, की लेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे की पास करता हूँ ऑनेस्ट। ठीक है, और ऑनेस्ट की मेरे पास इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर ऑनेस्ट की यहाँ पे मौजूद है तो आप यहाँ पे देखो इसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू। लेकिन एक चीज गौर करो, यहाँ पे ये आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, मतलब रेफ एंड आउट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब हमने रेफ एंड आउट की वीडियो में हमने कवर किया था रेफ एंड आउट क्या होता है। तो देखो ये जो सेकंड पैरामीटर है ना, ये क्या है, आउट पैरामीटर है। इसका मतलब ऑनेस्ट की जब हमें मिल जाएगी तो ऑनेस्ट की जो भी वैल्यू है वो इस सेकंड पैरामीटर के अंदर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, वैल्यू। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में क्या पास कर देता हूँ, आउट का कीवर्ड, और फिर यहाँ पे वैल्यू का ये वेरिएबल। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट क्या है, एक की है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इस की पे जो भी वैल्यू है वो आप कहाँ पे स्टोर कर दो, इस वैल्यू के अंदर स्टोर कर दो। मतलब ये जो मैंने वैल्यू का वेरिएबल बनाया बिल्कुल खाली है, लेकिन
चूंकि सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका आउटपुट पैरामीटर है, तो ये क्या करेगा, इस की पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो कौन से वेरिएबल में डाल देगा, इस आउटपुट पैरामीटर के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब अगर अब मैं यहां पे ये वैल्यू वाला वेरिएबल प्रिंट करवाऊं, ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू वाला वेरिएबल प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब ये चलेगा ट्राई गेट वैल्यू, तो पहले ये इस की को चेक करेगा। अगर ये की एग्जिस्ट करती है तो इस की के ऊपर जो भी वैल्यू है वो इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो मैं प्रिंट करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो देखो ऑनेस्ट के ऊपर क्या स्टोर था, फ्री ऑफ डिसीट, ट्रूथफुल एंड सिंसियर। तो वो वैल्यू उसने कहां पे आउटपुट करवा दी, इस वेरिएबल के अंदर आउटपुट करवा दी, मतलब स्टोर करवा दी, और उसी को मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि ये जो आपके पास ट्राई गेट वैल्यू है ना, ये आपके पास बूलियन रिटर्न करता है, मतलब ये एक बूलियन मेथड है। इसका मतलब अगर इस की पे के ऊपर कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी डेटा टाइप देखो तो क्या लिखा है, बूल। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज करूं, मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और इस लाइन को मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज करता हूँ। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसके लिए मैं दोबारा ऊपर वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर ये की मौजूद है, ठीक है, तो जो भी डेटा, जो भी वैल्यू इस की के ऊपर स्टोर है वो इस वेरिएबल के अंदर प्रिंट करवा दो। ठीक है, वरना, और फिर CW टैप टैप करता हूं और वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, सही है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो इस की वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज एल्स में क्या शो हो जाए, एल्स में शो हो जाए, एक मैसेज शो हो जाए और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वैल्यू नॉट फाउंड, या फिर हम इस तरह से कहते हैं की नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि ये की के थ्रू वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास ये की मौजूद है ना, इसका मतलब हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी वैल्यू है। ठीक है, देखो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके ऑनेस्ट के बजाय कुछ और पास कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ आदिल, तो देखो आदिल तो स्टोर नहीं है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, की नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक बेटा इसका ये पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास लास्ट एक इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि सबको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, इन डिक्शनरी द की कैन नॉट बी नल बट वैल्यू कैन बी। इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर हमारी की नल नहीं हो सकती, लेकिन वैल्यू के अंदर हम नल स्टोर करवा सकते हैं। किस तरह से, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये वाला जो जितना भी मैंने इफ एल्स लिखा था इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं एक 6th आइटम इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ माई डिक डॉट एड, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं की पे स्टोर करवाता हूँ नल, ठीक है, और वैल्यू पे मैं स्टोर करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एरर कोई नहीं आ रहा, मतलब कंपाइल टाइम पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो एरर पता है आपको कब मिलेगा, जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे, मतलब रन टाइम पे एरर आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो देखो आपके पास एक्सेप्शन आ रही है। कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि हमने इसकी की में क्या पास किया है, नल पास किया है, और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि की के अंदर हम नल नहीं पास कर सकते, लेकिन वैल्यू के अंदर नल पास कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं की के अंदर नल हटा के आदिल स्टोर कर दूं और वैल्यू के अंदर अगर मैं नल भेज दूं, ठीक है, सही है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूंगा तो अब हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। देख रहे हो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाया था तो इसलिए मुझे कोई रिजल्ट भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन डिक्शनरी की मस्ट बी यूनिक, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, इफ यू ट्राई टू यूज डुप्लीकेट की देन कंपाइलर विल थ्रो एन एक्सेप्शन। इसका मतलब अगर आपने डुप्लीकेट कीज दे दी, इसका मतलब आपकी कीज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर डुप्लीकेट कीज हो जाएंगी तो क्या होगा, तो आपके पास एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा आपका कंपाइलर। किस तरह से, देखो
मैं यहाँ पे आता हूं, मैं इस की को हटा देता हूं, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई देखो क्वारंटीन, ये की हमारे पास पहले से मौजूद है ना, मैं इसको दोबारा एक्सेस कर रहा हूं, मतलब मैं इसको इसी की के ऊपर दोबारा कोई और वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है, सही है। तो देखो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तब आप रिजल्ट देखना कि हमें ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो देखो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, और कौन सी एक्सेप्शन हो रही है, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। और अगर आप इसकी व्यू डिटेल में चले जाओ, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एन आइटम विद द सेम की हैज ऑलरेडी बीन एडेड। इसका मतलब जो की आप ऐड करना चाह रहे हो वो पहले से ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है, मतलब कीज आपकी लाजमी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो इन डिक्शनरी यू कैन ओनली स्टोर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी आप डिक्शनरी बनाते हो तो आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो, तो जैसे ही आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी, जिस तरह मैंने स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दिया की के लिए, तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अलावा मैं और कोई भी डेटा टाइप का डेटा यहाँ पे नहीं डाल सकता, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही पॉइंट यहाँ पे आपको समझा रहा है। फिर देखो द कैपेसिटी ऑफ अ डिक्शनरी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट डिक्शनरी कैन होल्ड। इसका मतलब जो आपके पास डिक्शनरी की कैपेसिटी होती है, मतलब देखो अभी डिक्शनरी के अंदर मैंने कितने आइटम स्टोर करवाए हुए हैं, 5 आइटम स्टोर करवाए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारी डिक्शनरी की कैपेसिटी क्या है, 5 है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर मजीद एलिमेंट्स डालता जाऊंगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम ऑटो रिसाइजिंग, और जेनरिक कलेक्शन की हर क्लास के अंदर ये वाला फीचर मौजूद होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डिक्शनरी जेनरिक कलेक्शन इन सी शार्प। क्लियर है यहाँ तक?